अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। बेस एकेडमी के प्लेटफॉर्म से आपको एक दफ़ा फिर वेलकम करते हैं। हमारा आज का टॉपिक जो है वो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, एक्सरसाइज शॉर्ट क्वेश्चंस ऑफ चैप्टर नंबर 1 फर्स्ट ईयर फिजिक्स का जो सबसे पहला चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स, उसके आज एक्सरसाइज वाले शॉर्ट क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास, Name the several repetitive phenomena occurring in nature that could serve as reasonable time standard। यानी कि नेचर में जो रेपिटेटिव फिनोमिनाज हो रहे हैं, ठीक है, उनमें से कौन से ऐसे फिनोमिनाज हैं जिनको आप टाइम को मेजर करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि जिनकी मदद से आप अपना टाइम स्टैंडर्ड बना सकते हैं, आप टाइम को मेजर कर सकते हैं। ठीक है, इसमें सबसे पहले जो वर्ड यूज किया गया है रेपिटेटिव फिनोमिनाज, यानी कि ऐसे फिनोमिनाज, ऐसे मज़ाहिर जो कुदरत में हो रहे हैं, जो नेचुरली हो रहे हैं, ठीक है, जो अपने आप को बार बार रिपीट कर रहे हैं आफ्टर इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। तो ऐसे फिनोमिनाज को हम कहते हैं रेपिटेटिव फिनोमिनाज, जो नेचुरली हो रहे हैं। उनमें से कौन से ऐसे फिनोमिनाज हैं जिनको आप टाइम मेजरिंग के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं, जिनकी मदद से टाइम को मेजर किया जा सकता है। तो बच्चों, एक बात तो आपने याद रखनी है, नेचर में कोई भी ऐसा फिनोमेना नहीं है जिससे हम ट्रू टाइम मेजर कर सकते हैं। यानी कि कोई भी ऐसा फिनोमेना, कोई भी ऐसा आइडियल फिनोमेना नहीं है जो हमें 100% एक्यूरेसी के साथ टाइम को मेजर करे, या जिसकी मदद से हम 100% एक्यूरेसी के साथ टाइम को मेजर कर सकें। तो जितने भी फिनोमेनाज हम यहां पर बयान करेंगे वो सब अप्रॉक्सीमेटली यूज किए जा सकते हैं टाइम को मेजर करने के लिए। ठीक है, तो इसमें हमारे पास सबसे पहले है प्लैनेटरी मोशन। ठीक है, लाइक मोशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन, लाइक मोशन ऑफ अर्थ अबाउट इट्स ओन एक्सिस। इसके अलावा जो मून का रोटेशन है अराउंड द अर्थ, इसको भी हम, इसकी मदद से भी हम टाइम मेजर कर सकते हैं। ठीक है, इसको भी हम टाइम मेजर करने वाले स्टैंडर्ड के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे सन का गैलेक्सी के सेंटर के अराउंड जो मोशन है, ठीक है, तो जितने भी प्लैनेटरी मोशंस हैं उनको हम टाइम मेजरिंग इवेंट्स के तौर पर, टाइम मेजरिंग स्टैंडर्ड्स के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास है स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट को भी हम यूज कर सकते हैं टाइम को मेजर करने के लिए। उसके बाद हमारे पास है रेडियो एक्टिव डिके। बच्चों, रेडियो एक्टिव डिके में रेडियो एक्टिविटी आप जानते हैं, रेडियो एक्टिविटी में डिसइंटीग्रेशन होती है, एक मटेरियल दूसरे मटेरियल में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, हाफ लाइफ होती है मटेरियल्स की। ठीक है, तो उसकी जो हाफ लाइफ है या मीन लाइफ है किसी भी मटेरियल की, उसको हम यूज कर सकते हैं एज टाइम मेजरिंग स्टैंडर्ड। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है जी मोशन ऑफ एटम्स इन क्रिस्टल। बच्चों, आपको पता है जो क्रिस्टल लैटिस होते हैं, जो क्रिस्टल्स होते हैं, क्रिस्टल के अंदर जो एटम्स का मोशन होता है वो बिल्कुल ऐसे होता है जैसे दो एटम एक स्प्रिंग के दोनों एंड्स पर लगे हुए हैं। ठीक है, बिल्कुल ऐसे जैसे हमारे पास एक स्प्रिंग है। ठीक है, हमारे पास एक स्प्रिंग है और इस स्प्रिंग के दोनों एंड्स पर ये दो मैस लगे हुए हैं। ठीक है, अगर आप इस स्प्रिंग को कंप्रेस करें और उसके बाद रिलीज करें तो ये मैस क्या करेंगे, ऑसिलेट करेंगे, ये स्प्रिंग ऑसिलेट करेगा। तो बिल्कुल इसी तरह से, सेम इसी मैकेनिज्म पे एटम्स जो होते हैं किसी भी क्रिस्टल के, वो बिल्कुल ऐसे ही ऑसिलेट करते हैं जैसे वो उनके दरमियान में कोई स्प्रिंग है। तो इन ऑसिलेशंस को, एटम की इन ऑसिलेशंस को हम यूज कर सकते हैं एज टाइम मेजरिंग स्टैंडर्ड। तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन कि किन नेचुरल फिनोमेनास को आप टाइम मेजरिंग स्टैंडर्ड के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद हमारा सेकंड क्वेश्चन है, गिव द ड्रॉबैक्स टू यूज द पीरियड ऑफ पेंडुलम एज टाइम स्टैंडर्ड। जो सिंपल पेंडुलम होता है उसका जो टाइम पीरियड है, उसके टाइम पीरियड को हम स्टैंडर्ड टाइम के तौर पर इस्तेमाल क्यों नहीं कर सकते, क्या ड्रॉबैक्स हैं उसके। तो बच्चों, जो सिंपल पेंडुलम है उसका टाइम पीरियड आपको पता है किसके बराबर होता है, उसका टाइम पीरियड होता है जी 2π√L/G। अब इसमें दो बड़े इंपॉर्टेंट फैक्टर्स आ रहे हैं। एक तो आ रहा है जी लेंथ ऑफ पेंडुलम, और दूसरे नंबर पे आ रहा है हमारे पास ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन या स्मॉल g। बच्चों, क्या पेंडुलम की लेंथ
हर किस्म के मौसम में एक जैसी रहती है। अब यहाँ पहले हमें ये भी क्लियर करना होगा कि पेंडुलम की लेंथ हम कहते किसको हैं, ठीक है। ये देखें जी, हमारे पास एक सिंपल पेंडुलम है, उसको हमने एक स्ट्रिंग की मदद से किसी सपोर्ट के साथ लगाया हुआ है, ठीक है। बच्चों, सिंपल पेंडुलम की जो लेंथ होती है इसमें दो चीजें होती हैं। एक तो उस स्ट्रिंग की लेंथ होती है, और दूसरा, अगर मैं इस पेंडुलम को थोड़ा बड़ा करके बना लूं तो आपको समझ आएगा। एक तो लेंथ हो गई इस स्ट्रिंग की, जिस स्ट्रिंग की मदद से आपने इसको यहां पर लगाया है, इस सपोर्ट के साथ आपने इसको लटकाया है। और दूसरा है, क्योंकि पेंडुलम की जो लेंथ होती है वो पेंडुलम के सेंटर से मेजर की जाती है, तो दूसरी चीज क्या आ गई, रेडियस ऑफ पेंडुलम। ये रेडियस भी हमें पेंडुलम का चाहिए होता है, ये भी लेंथ में शामिल होता है। तो पेंडुलम की लेंथ में दो चीजें शामिल हैं, एक तो इस स्ट्रिंग की लेंथ और दूसरा पेंडुलम का रेडियस। बच्चों, पेंडुलम जो होता है ये एक मेटालिक बॉब होता है, एक मेटल का बना हुआ एक बॉब होता है। आपको पता है कि गर्मियों में मेटल्स, जब ज़्यादा टेम्परेचर होता है, जब हीट ज़्यादा होती है, ठीक है, तो मेटल एक्सपैंड कर सकते हैं, उनका जो साइज़ है, उनका जो डायमेंशन है वो बढ़ सकता है, यानी कि मेटल फैल सकते हैं। इस वजह से लेंथ क्या हो जाएगी, उस पर फर्क पड़ेगा, चेंज हो जाएगी। इस तरह सर्दियों में क्या होता है, सर्दियों में मेटल्स जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हो सकते हैं, सिकुड़ सकते हैं। तो सर्दियों में कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से लेंथ पे फर्क पड़ेगा, लेंथ पे असर पड़ेगा। इसी तरह से गर्मियों में एक्सपैंड होने की वजह से लेंथ पे असर पड़ेगा। तो इसका मतलब है कि पेंडुलम की लेंथ को हमारा जो एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर है, ठीक है, वो इफेक्ट कर सकता है, ठीक है। एक तो ड्रॉबैक ये है कि इसकी लेंथ कांस्टेंट नहीं रहेगी। दूसरा ड्रॉबैक है जी, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। आपको पता है कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ये एल्टीट्यूड पे भी डिपेंड करता है और डेप्थ पे भी। यानी कि अगर आप सरफेस ऑफ अर्थ से ऊपर की तरफ जाएंगे, मतलब आप किसी पहाड़ पे चले जाए, ठीक है, तो क्या होगा, जी की वैल्यू चेंज हो जाएगी, जी की वैल्यू कम हो जाएगी। इसी तरह से अगर आप जमीन में नीचे की तरफ जाएंगे, जमीन के सेंटर की तरफ जाएंगे, तो भी जी की वैल्यू चेंज हो जाएगी, ठीक है। जमीन के सेंटर में जी की वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी। अगर जमीन के सेंटर में आप पेंडुलम को ले जाएं और यहां पर जी की वैल्यू जीरो पुट कर दें, तो आपके पास टाइम क्या आ जाएगा, आपके पास टाइम आ जाएगा इन्फिनिटी। इसका मतलब है, चूंकि जी की वैल्यू हर जगह पर एक जैसी नहीं रहती, इसलिए हम सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड को स्टैंडर्ड टाइम के तौर पर नहीं ले सकते। तो इसके साथ ही हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया। अब हम आगे डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। जी, तो स्टूडेंट अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। पहले हम क्वेश्चन की स्टेटमेंट को देखते हैं। क्वेश्चन की स्टेटमेंट है, व्हाई डू वी फाइंड इट यूजफुल टू हैव 2 यूनिट्स फॉर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, द किलोग्राम एंड द मोल। अच्छा, हमारे पास अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के 2 यूनिट्स क्यों हैं, ठीक है, किलोग्राम हम क्यों यूज करते हैं और मोल क्यों यूज करते हैं, ठीक है। तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस में 2 चीजें आती हैं। नंबर 1, अगर तो आपको यह मेजर करना हो कि जो आपके पास सब्सटेंस है, ठीक है, उसका मैस कितना है, ठीक है। आपको यह पता करना हो कि जो भी अमाउंट आपके पास है वो कितना हैवी है या कितना लाइट है, उसका मैस कितना है। यानी कि जब आपको मैस मेजर करना हो, ठीक है, व्हेन वी हैव टू मेजर मैस, तो आप क्या यूज करेंगे, आप यूज करेंगे किलोग्राम, ठीक है। अब जो दूसरी चीज होती है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस में, वो होती है कि उसके अंदर कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं, या कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, या कितने नंबर्स ऑफ फार्मूला यूनिट्स हैं, ठीक है। जब आपको यह मेजर करना हो कि जो भी चीज आपको दी गई है उसका मैस कितना है, वो कितनी हैवी है या कितनी लाइट है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, आप किलोग्राम यूज करेंगे। और जब आपको यह मेजर करना हो कि उसके अंदर कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, उसके अंदर कितने नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट्स हैं, उसके अंदर कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं, या उसके अंदर कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं, तो फिर आप क्या यूज करेंगे, फिर आप मोल यूज करेंगे। यानी कि जब आपको नंबर ऑफ पार्टिकल्स, जो भी आपके पास सब्सटेंस है, जो भी आपके पास अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है, जब उसमें आपने नंबर ऑफ पार्टिकल्स फाइंड करने हो, तो फिर आप क्या यूज करेंगे, फिर आप यूज करेंगे मोल, ठीक है। और जब आपने मैस मेजर करना होगा उसका, ठीक है, तो फिर आप यूज करेंगे किलोग्राम, ठीक है। तो इसलिए हमारे पास 2 अलग अलग यूनिट्स हैं। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, 3 students measured a length of needle with a scale on which the minimum division is 1 millimeter
एंड रिकॉर्डेड एज। 3 स्टूडेंट है बच्चों, और उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक स्केल यूज किया, ठीक है, एक नीडल की लेंथ को मापने के लिए। एक नीडल था हमारे पास, उसकी लेंथ को उन 3 स्टूडेंट ने मेजर किया, ठीक है, और जिस स्केल के साथ मेजर किया उस स्केल का जो लीस्ट काउंट है वो 1 मिलीमीटर है, ठीक है बच्चों। तो लीस्ट काउंट जो है, लीस्ट काउंट इज इक्वल टू 1 मिलीमीटर, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं 0.001 मीटर। बच्चों आपको याद होगा फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था कि जो लीस्ट काउंट होता है इसको हम एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी भी कहते हैं, या इसको हम किसी भी इंस्ट्रूमेंट का प्रिसीशन भी बोलते हैं, ठीक है जी। किसी भी इंस्ट्रूमेंट की जो प्रिसीशन होती है वो उसका लीस्ट काउंट होता है। अब लीस्ट काउंट हमें यह बता रहा है कि जिस इंस्ट्रूमेंट की मदद से आपने वो मेजरमेंट की है उस इंस्ट्रूमेंट में जो कम से कम वैल्यू आप मेजर कर सकते हैं डेसिमल पॉइंट के बाद 1, 2, 3 डिजिट तक, यानी कि उस आले की, उस डिवाइस की, उस इंस्ट्रूमेंट की जिससे मेजरमेंट ली गई है उस इंस्ट्रूमेंट की प्रिसीशन है डेसिमल पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स तक। तो आप भी जो वैल्यू मेजर करेंगे ज्यादा से ज्यादा, मतलब कम से कम जो मेजरमेंट आप उस डिवाइस से ले सकते हैं वो कम से कम डेसिमल पॉइंट के 3 डिजिट्स तक की हो सकती है, ठीक है। इससे कम तो हो सकती है लेकिन इससे ज्यादा नहीं हो सकती। तो ये 3 स्टूडेंट्स की रीडिंग है। अब आपने इनको कंपेयर करना है, इनकी प्रिसीशन, इन तीनों में से किस वैल्यू की प्रिसीशन इसके साथ मैच करती है। तो आप देखें इसमें आ रहे हैं डेसिमल पॉइंट के बाद 1, 2, 3, 4 डिजिट्स। ये तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि जो कम से कम, जो ज्यादा से ज्यादा प्रिसाइज मेजरमेंट ली जा सकती है वो डेसिमल पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स तक है। तो ये चौथे वाला तो मुमकिन ही नहीं, ठीक है। उसके बाद इसमें 2 डिजिट्स हैं, ये आंसर भी ठीक नहीं है क्योंकि इसकी प्रिसीशन क्या है, कम है। हमारे पास जो प्रिसीशन अवेलेबल है वो डेसिमल पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स तक है, तो इसमें 2 डिजिट्स तक है, तो ये भी आंसर ज्यादा एक्यूरेट नहीं है। उसके बाद ये तीसरा आंसर जो है, अगर आप इसको कंपेयर करें इसके साथ, तो इन दोनों की जो प्रिसीशन है वो मैच कर रही है। उसमें भी डेसिमल पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स हैं और इसमें भी डेसिमल पॉइंट के बाद 3 डिजिट हैं, दोनों की प्रिसीशन मैच कर रही है। तो इसका मतलब है कि ये वाली जो मेजरमेंट है इन बाकी मेजरमेंट की निस्बत ज्यादा प्रिसाइज, या प्रिसाइज तो इसके मुताबिक ही है, आप यूं कह सकते हैं कि ज्यादा बेहतर है या ज्यादा अप्रोक्सीमेटेड है, ठीक है। एक्यूरेट हम इसको इसलिए नहीं कह सकते, हमें पता नहीं है कि हमारी जो एक्चुअल जो मेजरमेंट जो हमें लेनी थी वो क्या है। अगर हमें वो पता होता तो फिर हम बता सकते कि एक्यूरेट भी है। लेकिन इन तीनों में से जो सबसे बेहतर है, जो सबसे ज्यादा अप्रोक्सीमेटेड आंसर है वो ये वाला है, क्योंकि इसकी प्रिसीशन और इसकी प्रिसीशन क्या कर रही हैं, मैच कर रही हैं, ठीक है जी। तो ये हमारे 4 क्वेश्चन हो गए। इसके बाद अब हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। जी स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। तो पहले हम क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट को देखते हैं। एन ओल्ड सेइंग इज दैट अ चेन इज ओनली एज स्ट्रॉन्ग एज इट्स वीकेस्ट लिंक। ये एक पुरानी कहावत है कि एक चेन उतनी ही मजबूत होती है जितना कि उसके सबसे कमजोर वाला जो लिंक होता है। आपको पता है कि चेन जो होती है उसमें बहुत सारे लिंक होते हैं, ठीक है। कुछ लिंक स्ट्रांग होते हैं और कुछ लिंक्स वीक होते हैं। इस स्टेटमेंट को हमने रिलेट करना है। व्हाट एनालॉगस स्टेटमेंट कैन यू मेक रिगार्डिंग टू एक्सपेरिमेंटल डाटा यूज्ड इन कंप्यूटेशन। तो इस स्टेटमेंट को हमने एक्सपेरिमेंटल डाटा के साथ कंपेयर करना है और बताना है कि इस स्टेटमेंट से क्या मुराद है। बच्चों, इस स्टेटमेंट से मुराद ये है, जब आप कोई एक्सपेरिमेंट करते हो तो उस एक्सपेरिमेंट को 2-4 दफा रिपीट करने से आपके पास डिफरेंट आंसर आते हैं, ठीक है जी। उन सारे आंसर को हम अरेंज करते हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पर हम जी की वैल्यू मेजर करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, जी की वैल्यू मेजर करते हैं। आपको पता है कि जी की वैल्यू क्या होती है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हम एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, उसको 3-4 दफा रिपीट करते हैं और हमारे पास जो जी की डिफरेंट वैल्यूज आती हैं वो कुछ यूं आती हैं। एक वैल्यू हमारे पास आती है सबसे पहले, वो आती है जी 9.75 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। दोबारा हम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो हमारे पास वैल्यू आती है 9.76 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और फिर हमारे पास वैल्यू आती है 9.77 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बच्चों, अब इन तीनों वैल्यूज में से सबसे ज्यादा एक्यूरेट कौन सी है, 9.77, और लेस एक्यूरेट कौन सी है, 9.75।
अब जो सबसे लेस एक्यूरेट वैल्यू है, ये हमारी चेन का सबसे वीक वाला लिंक है। हमें ये देखना होगा कि जो सबसे कम एक्यूरेट वैल्यू है इन तीनों के मुकाबले में, जो सबसे कम एक्यूरेट है उसकी एक्यूरेसी क्या है, यानी कि वो हमारी एक्चुअल वैल्यू के कितना करीब है या कितना दूर है। तो अब देखें, हमारी एक्चुअल वैल्यू है 9.8 और जो हमारी सबसे लेस एक्यूरेट वैल्यू है वो है 9.75। तो हमारी जो सबसे लेस एक्यूरेट वैल्यू है वो हमारी एक्चुअल वैल्यू से कोई ज्यादा दूर नहीं है। इसका मतलब है कि हमारा ये जो मेजरमेंट हमने लिए हैं, ये जो हमारी मेजरमेंट है, ये जो हमारा एक्सपेरिमेंटल डाटा है, इसकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी है, ये बहुत ही एक्यूरेट है। ठीक है, और इसी तरह से अगर हम इसी 3 एक्सपेरिमेंट्स को दोबारा हम रिपीट करें, ठीक है, और हमारे पास जी की कुछ वैल्यूज आ जाए, ठीक है, मसलन हमारे पास एक वैल्यू आ जाए जी की 9.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एक हमारे पास आ जाए जी की वैल्यू 9.3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और एक हमारे पास जी की वैल्यू आ जाए 8.7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो देखिए, इन तीनों में से जो सबसे ज्यादा एक्यूरेट है वो ये वैल्यू है इसके कंपैरिजन में, और जो सबसे कम एक्यूरेट है वो ये है 8.7। तो जो सबसे लेस एक्यूरेट वैल्यू है वो देखें आपकी एक्चुअल वैल्यू से कितना दूर है या कितना करीब है। तो ये देखें, इसमें और इसमें काफी डिफरेंस है। इसका मतलब है कि हमारी जो लेस एक्यूरेट वैल्यू है, जो सबसे कम एक्यूरेट वैल्यू है इन तीनों में से, ठीक है, वो हमारी एक्चुअल वैल्यू से दूर है। इसका मतलब है कि हमारा जो वीकेस्ट वाला लिंक है वो बहुत ही वीक है। इसका मतलब है कि हमारा जो एक्सपेरिमेंटल डाटा है वो कोई बहुत ज्यादा एक्यूरेट नहीं है। ठीक हो गया जी। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। अब हम डिस्कस करते हैं जी क्वेश्चन नंबर 1.6। द पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इज मेजर्ड बाय अ स्टॉप वॉच। व्हाट टाइप ऑफ एरर इज पॉसिबल इन टाइम पीरियड। बच्चों, सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड हमने मेजर किया है विद स्टॉप वॉच। कौन कौन से एरर्स हो सकते हैं? सबसे पहले सिस्टमैटिक एरर हो सकता है, यानी कि आपकी जो स्टॉप वॉच है वो फॉल्टी हो सकती है। हो सकता है कि उसमें जीरो एरर हो, ठीक है। जीरो एरर की वजह से जो एरर आता है उसको बोलते हैं सिस्टमैटिक एरर। दूसरा जो एरर है वो है बच्चों रैंडम एरर। अच्छा, अब यहां पर रैंडम एरर के बारे में ना एक कंफ्यूजन दूर करने वाली है, जरा इसको भी यहां पर क्लियर कर लें। रैंडम एरर के बारे में हम कहते हैं कि इसका जो काज होता है वो अननोन होता है। अब काज अननोन होने से मुराद लोग ये कह देते हैं कि जी काज पता ही नहीं है। ऐसा नहीं है। असल में जो रैंडम एरर है, रैंडम एरर के बहुत सारे काज हो सकते हैं, लेकिन उन बहुत सारे कॉज में से एग्जैक्टली कौन सा कॉज है जिसकी वजह से ये एरर हो रहा है, ये हमें नहीं पता होता। ये नहीं होता कि हमें काज बिल्कुल ही नहीं पता कि काज है क्या। लोग कहते हैं जी काज का पता ही नहीं। नहीं 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 नहीं, बहुत सारे कॉज हो सकते हैं रैंडम एरर के, लेकिन उन बहुत सारे कॉज में से एग्जैक्ट कौन सा कॉज रिस्पॉन्सिबल है एरर के लिए, ये हमें पता नहीं होता। मिसाल के तौर पर जो रैंडम एरर के बहुत सारे कॉज हैं, उनमें एक कॉज इनएक्सपीरियंस पर्सन भी हो सकता है, ठीक है। यानी कि जो बंदा एक्सपेरिमेंट कर रहा है, ठीक है, उसको पता ही नहीं कि एक्सपेरिमेंट करना कैसे है, उसको मेजरमेंट लेनी नहीं आती। इसकी कॉज इनएक्सपीरियंस पर्सन के अलावा नेग्लिजेंस भी हो सकती है, यानी कि जो बंदा मेजरमेंट ले रहा है वो क्या कर रहा है, वो सही तरह से मेजरमेंट नहीं ले रहा, बल्कि वो जो है नेग्लिजेंस से काम ले रहा है, ठीक है। उसको जिस वक्त स्टॉप वॉच ऑन करनी थी उसने उस वक्त स्टॉप वॉच ऑन नहीं की, और जब उसे स्टॉप वॉच बंद करनी थी टाइम मेजर करने के बाद उसने उस वक्त बंद नहीं की, उससे थोड़ा टाइम डिफरेंस आ गया। तो ये उस बंदे की नेग्लिजेंस भी आप उसको कह सकते हैं, उसका इनएक्सपीरियंस होना भी आप उसे कह सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा रैंडम एरर की और भी कॉज हो सकते हैं, लाइक हमारी जो नेचर है, इंटरफेरेंस विद नेचर। जब कोई आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो और वो एक्सपेरिमेंट करते वक्त उस एक्सपेरिमेंट की इंटरफेरेंस हो जाए नेचर के साथ, इसको मैं समझाता हूं जी। इसको हम कह सकते हैं जी इंटरफेरेंस विद नेचर। इससे क्या मुराद है? इससे मुराद है कि आप पेंडुलम का टाइम पीरियड मेजर कर रहे थे और वहां पे हवा चल रही थी, तो ये क्या हो गया, हमारे एक्सपेरिमेंट का इंटरफेरेंस हो गया नेचर के साथ। नेचर ने इंटरफेयर किया, हवा की वजह से हमारा जो पेंडुलम था, ठीक है, उसकी जो मोशन है, ठीक है, वो डिस्टर्ब होगा और टाइम पीरियड में उससे फर्क आ सकता है। तो इंटरेक्शन विद नेचर ये भी एक कॉज हो सकता है हमारे
उसके रैंडम एरर का। तो रैंडम एरर के काज बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन उनमें से एग्जैक्ट कौन सा काज रिस्पॉन्सिबल है एरर के लिए, वो हमें एग्जैक्ट पता नहीं होता। कि बहुत सारे कॉज हो सकते हैं, लेकिन उनमें से एग्जैक्ट कौन सा कॉज है जो रिस्पॉन्सिबल है उस टाइम में, वो हमें नहीं पता होता। तो ये दो एरर हो सकते हैं जी, सिस्टमैटिक एरर हो सकता है और रैंडम एरर हो सकता है, ठीक है, जब आप पेंडुलम का टाइम पीरियड मेजर कर रहे होते हो। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं जी क्वेश्चन नंबर 7। तो पहले हम क्वेश्चन नंबर 7 की स्टेटमेंट को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की स्टेटमेंट है हमारे पास, डज डायमेंशनल एनालिसिस गिव एनी इंफॉर्मेशन ऑन कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी दैट में अपीयर्स इन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, एक्सप्लेन। बच्चों, सबसे पहले हमें यह देखना होगा कि डायमेंशनल एनालिसिस से हम क्या कर सकते हैं, ठीक है, और ये क्यों हमें हेल्प करता है और किन किन चीज़ों में ये हमारी हेल्प करता है। तो डायमेंशनल एनालिसिस से जो सबसे बड़ा काम हम करते हैं वो किसी भी क्वांटिटी का फार्मूला या उसका जो मैथमेटिकल रिलेशन होता है, उसका जो क्वांटिटेटिव रिलेशन होता है, वो हम ड्राइव कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हमने पेंडुलम का टाइम पीरियड कैलकुलेट करना हो कि उसका मैथमेटिकल फार्मूला क्या है, तो हम डायमेंशनल एनालिसिस को यूज़ कर सकते हैं और यूज़ करके हम उसका जो फार्मूला है टाइम पीरियड का, वो हमने फाइंड आउट किया कि वो बराबर होता है t इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट इनटू अंडर रूट L/G। इसके अलावा जो दूसरा काम हम, बड़ा इंपॉर्टेंट काम हम डायमेंशनल एनालिसिस से कर सकते हैं, वो ये कर सकते हैं किसी भी इक्वेशन को हम चेक कर सकते हैं, उसकी होमोजेनिटी चेक कर सकते हैं कि वो इक्वेशन होमोजीनियस है या नहीं है, वो इक्वेशन करेक्ट है या नहीं है। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ लिखता हूँ एक इक्वेशन, VF इज इक्वल टू VI प्लस AT। अब इस इक्वेशन में लेफ्ट साइड पे अगर आप देखें तो वेलोसिटी है, ठीक है, और राइट साइड पे देखें तो वेलोसिटी है और उसके साथ एक और फैक्टर ऐड हो रहा है। क्या इन दो फैक्टर्स को ऐड करने से भी वेलोसिटी के डायमेंशन ही आएंगे? क्योंकि इस तरफ क्या है, लेफ्ट साइड पे वेलोसिटी है। अगर यहां पर भी वेलोसिटी के डायमेंशन ही आएंगे तो ये इक्वेशन करेक्ट होगी, अदरवाइज ये करेक्ट नहीं होगी, ठीक है। अब हमसे पूछा यह जा रहा है कि क्या इस डायमेंशनल एनालिसिस के जरिए ये जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है, क्या इसकी वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकते हैं? तो इसका आंसर है नो। हम डायमेंशनल एनालिसिस के जरिए कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी की वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते। उसके लिए हमें एक्सपेरिमेंटली वो वैल्यू फाइंड करना होगी या थ्योरेटिकली हमें वो वैल्यू फाइंड करना होगी। डायमेंशनल एनालिसिस के जरिए वो वैल्यू फाइंड नहीं की जा सकती। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है। हमें दो क्वांटिटीज दी गई हैं, फिजिकल क्वांटिटीज, प्रेशर और डेंसिटी। हमने इन दोनों के डायमेंशन निकालने हैं। तो पहले हम प्रेशर का डायमेंशन निकालते हैं। बच्चों, आपको पता है प्रेशर का जो क्वांटिटेटिव रिलेशन है, जो उसका फार्मूला है, वो है प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया। बच्चों, फोर्स के अगर हम SI यूनिट्स लिख लें तो फोर्स के SI यूनिट्स क्या हैं? न्यूटन ओवर एरिया का यूनिट क्या है? मीटर स्क्वायर। अब इन SI यूनिट्स को हम बेस यूनिट्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो बच्चों, न्यूटन बेस यूनिट में किसके बराबर होता है? किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और इसके नीचे हमारे पास क्या है? मीटर स्क्वायर। तो बच्चों, ये हमारे पास सिंप्लीफाई करें तो ये बन जाएगा किलोग्राम, ये 1 मीटर से 1 मीटर कैंसिल होगा, तो ये बन जाएगा किलोग्राम पर सेकंड स्क्वायर और पर मीटर। किलोग्राम, ये मीटर कैंसिल हो जाएगा, ये पर सेकंड स्क्वायर, और यहां से मीटर स्क्वायर था, 1 मीटर कैंसिल हुआ तो 1 मीटर भी बच गया, तो ये बन गया किलोग्राम पर सेकंड स्क्वायर पर मीटर। बच्चों, अब किलोग्राम किसका यूनिट है? मैस का। और मैस का डायमेंशन क्या होता है? मैस का डायमेंशन होता है कैपिटल M। यह है सेकंड। सेकंड किसका यूनिट है? टाइम का। तो टाइम का डायमेंशन क्या होता है? T। उसके बाद है मीटर। मीटर किसका यूनिट है? लेंथ का। तो लेंथ का डायमेंशन क्या होता है? L। तो प्रेशर का जो डायमेंशन बना वो बना MT-2 L-1। इसके बाद है हमारे पास डेंसिटी। बच्चों, आपको पता है कि डेंसिटी बराबर होती है मैस पर यूनिट वॉल्यूम। अब आप इनके SI यूनिट्स लिख लें। मैस का यूनिट है किलोग्राम और वॉल्यूम का यूनिट है, मैस पर यूनिट वॉल्यूम, तो वॉल्यूम का यूनिट है मीटर क्यूब। बच्चों, किलोग्राम मैस का यूनिट है और मैस का डायमेंशन क्या होता है? कैपिटल M। मीटर किसका यूनिट है? लेंथ का।
लेंथ का डायमेंशन क्या होता है l, तो इसको हम लिख सकते हैं ml रेज टू पावर -3। तो ये हमारे पास है डायमेंशन ऑफ डेंसिटी और ये हमारे पास है डायमेंशन ऑफ प्रेशर। तो इसके साथ ही हमारे शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं वो कंप्लीट हो गए। क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 भी कंप्लीट हो गया। अब एक क्वेश्चन हमारे पास रह गया है जी, आखिरी क्वेश्चन एक्सरसाइज से, क्वेश्चन नंबर 9। तो आगे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर। जी बच्चों, अब हमारे पास एक्सरसाइज का सबसे लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1.9। क्वेश्चन कुछ यूं है कि कुछ क्वांटिटीज हैं और हमें उनके डायमेंशंस भी दिए गए हैं। मसलन वेवलेंथ का डायमेंशन जो है वो l है, वेलोसिटी का डायमेंशन जो है वो lt-1 है और फ्रीक्वेंसी का जो डायमेंशन है वो t-1 है। इन तीनों डायमेंशंस को सामने रख के डायमेंशनल एनालिसिस के जरिए आप बताइए कि इन दो रिलेशंस में से कौन सा रिलेशन करेक्ट है। तो पहले हम चेक करते हैं इस रिलेशन को, F इज इक्वल टू वी लैम्बडा। ठीक है, तो इस रिलेशन की जो लेफ्ट हैंड साइड है, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास क्या है, फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन हमें क्या दिया हुआ है, t-1। ठीक हो गया। अब इस रिलेशन की राइट हैंड साइड को देख लेते हैं जी। राइट हैंड साइड पे हमारे पास है वी लैम्बडा, वी और लैम्बडा। ठीक है, तो आप ये देखिए v के डायमेंशंस हमें क्या दिए हैं, lt-1। तो ये हमारे पास आ गया lt-1 मल्टीप्लाई लैम्बडा, लैम्बडा का डायमेंशन l है। ठीक है, तो फाइनल डायमेंशन क्या आ गया, l स्क्वायर t-1। तो आप देखें लेफ्ट हैंड साइड पे डायमेंशन t-1 है और राइट हैंड साइड पे l स्क्वायर t-1 है। सो ये रिलेशन करेक्ट नहीं है। अब हम दूसरा रिलेशन चेक करते हैं, रिलेशन नंबर 2। ये हमारे पास है जी F इज इक्वल टू V ओवर लैम्बडा। ठीक है, तो इसमें पहले हम लेफ्ट हैंड साइड चेक करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास है फ्रीक्वेंसी और फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन आपको पता है t-1 दिया हुआ है। तो लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास आ गया t-1। अब आ जाते हैं जी हम राइट हैंड साइड पे। तो बच्चों राइट हैंड साइड पे हमारे पास है v ओवर लैम्बडा, v ओवर लैम्बडा। तो v का डायमेंशन है lt-1 और लैम्बडा का डायमेंशन है l, तो ये कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास आ जाएगा t-1। तो बच्चों राइट हैंड साइड इज इक्वल टू t-1, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू t-1, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो इस तरह से प्रूव हो गया कि ये वाला जो रिलेशन है ये करेक्ट है और ये करेक्ट नहीं है। इसके साथ ही हमारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चैप्टर नंबर 1 के हमने एक्सरसाइज वाले शॉर्ट क्वेश्चन किए हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।